कॉमन लॉ की जो ट्रेडिशन है ये इंग्लैंड से इमर्ज हुई मिडल एजेस में, और फिर जहाँ जहाँ भी ब्रिटिश की कॉलोनी थी वहाँ तक ये फैल गया, और उसी दौरान ही सिविल लॉ वो भी डेवलप हो रहा था, और जहाँ जहाँ यूरोप की गवर्नमेंट थी वो भी साथ साथ वहाँ पे फैल रहा था। जैसा कि स्पेन में और पुर्तगाल में इनकी गवर्नमेंट थी, इनकी कॉलोनीज़ थी, ये पावर में थे, तो वहाँ पर भी ये फैल रहा था। तो यहाँ से आगाज़ होता है कॉमन लॉ का। ड्यूरिंग मिडल एजेस ये इमर्ज हुआ। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास आता है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ से पहले का दौर जो कि एंग्लो सैक्सन दौर 550 से 1066 के दरमियान का अरसा समझा जाता है। इसमें छोटी छोटी बादशाहत होती थी, और जो लॉ था वो ज़्यादातर रिटन में था। रोमन लॉ से ये इन्फ्लुएंस वाला लॉ था। शायर कोर्ट थी जो कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से होती थी, टैक्स इकट्ठा करती थी और एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी करती थी। और साथ ही क्रिमिनल मामलात के लिए 100 कोर्ट्स का कंसेप्ट था उस वक्त। कासी जुडिशल कोर्ट भी इसे कहा जाता है। 1066 में नॉर्मन्स ने हमला किया और उन्होंने फ़तह कर लिया इंग्लैंड को, और उन्होंने अपना नया कल्चर वो लेके आए। 1080 तक तकरीबन नॉर्मन्स ने एक अच्छा ऑर्गेनाइज्ड निज़ाम बना लिया था। उनका एडमिनिस्ट्रेटर लोकल लॉ जो था उनका वो बड़ा ज़बरदस्त था। उसमें लोकल कोर्ट्स भी बन गई थी, और वो फैसले वगैरह जो थे लोकल सतह पर होने लग गए थे। कन्क्वेरर जो था विलियम नाम का बंदा था जिसने उस वक़्त इसको फ़तह किया। नॉर्मन टाइम्स में 4 तरह का कोर्ट सिस्टम था। एक कोर्ट ऑफ किंग थी, एक लोकल कोर्ट, एक फ्यूडल कोर्ट और एक एक्सलेसिएस्टिकल कोर्ट। तो ये यानी कि पहली कोर्ट जो थी, जो सबसे पावरफुल थी, सुप्रीम, वो थी द किंग वाज बेसिकली द लॉ। तो जो बादशाह चाहता था वैसा कानून बनाता था, वैसे फैसले करता था, ये उसकी अदालत थी। इसके बाद एक लोकल कोर्ट थी एंग्लो सैक्सन सिस्टम की तर्ज पर, जिसमें वो शायर कोर्ट का पहले आपको कंसेप्ट दिया है कि वो लोकल सतह पर होती थी। फ्यूडल कोर्ट वडेरों की थी जिस पे वो लॉर्ड्स वगैरह फैसले करते थे, और आखिरी जो कोर्ट की किस्म है वो चर्च की कोर्ट थी। वहाँ पे चर्च में फ़ैसले होते थे मजहबी बुनियादों पर। बहुत सारे जो लोग हैं हिस्टोरियन, वो क्रेडिट हेनरी दोम को देते हैं, हेनरी टू को, कि उसने कॉमन लॉ की बुनियाद रखी। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी, इसका बेटा विलियम जिसने फ़तह किया था, जो इन्वेडर था, तो उसने उसकी बुनियाद रखी थी, और उसने ट्रैवलिंग जज कायम किए थे जो कि मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते थे और फैसले करते थे, केसेस सुनते थे। अच्छा, तो फिर जो क्रूसेड्स थे, जो उनके मजहबी वॉरियर थे, उन्होंने जब इलाकों को फ़तह करना शुरू किया, लड़ाइयाँ शुरू की, तो लैंड ओनरों को, बहुत सारे लैंड ओनर कत्ल हो गए। तो उनके जो वारिस थे पीछे, उनके अब लैंड के ऊपर डिस्प्यूट बनने लग गए थे। तो इन मसाइल से डील करने के लिए फिर ये सिस्टम जो था, ये कॉमन लॉ की ज़रूरत पड़ गई। इसे कहा जाता है कि ये कॉमन लॉ का बीज है कि जब उन्होंने फ़तह किया तो ज़मीन के मसाइल पैदा होने लग गए थे। जैसा कि तस्वीर में दिखाया जा रहा है, तो ये हेनरी दोम ने एक एक्ट पास किया था, वो था एसाइज ऑफ क्लेरेंडन। तो जिसमें उसने कहा था कि पहले वाला जो सिस्टम कोर्ट का चल रहा था कि लॉर्ड करते थे या चर्च वाले करते थे या लोकल कोर्ट थी, वो ख़त्म करके जूरी को इन सब की बुनियाद बना दिया गया था। तो फैसले जूरी करेगी, जूरी के सामने सारा ट्रायल पेश किया जाएगा और प्रॉपर प्रोसीडिंग होगी। तो ये हेनरी दोम का एक बहुत बड़ा कारनामा है, और उससे इंग्लिश का जो कानून था उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सामने आती है। इसके पास हमारे पास इसकी प्रैक्टिस आ जाती है। तो ये जो साइज़ ऑफ क्लेरेंडन था, इससे फिर लोकल जो बेसिस थी वहाँ से लेकर हर बुनियाद पर बड़ी से बड़ी जगह तक जो था मामला, क्रिमिनल केसेस और जो सिविल केसेस थे, वो सारे के सारे एक ख़ास उस एक्ट के तहत वो प्रोसीड होने लग गए थे, जूरी के सामने पेश होते थे। और उसका गोल ये था कि एक रिलायबल और एक एफिशिएंट प्रैक्टिस हो, और लोगों के डिस्प्यूट जो हैं वो जस्टिस की बुनियाद पर हल हों। और इसका तरीक़ाकार ये था कि जो प्लेंटिफ था उसे एक रिट हासिल करना पड़ती थी चांसलर से, जो किंग की तरफ से तैनात होता था, और रॉयल जज के सामने पेश होने के लिए वो रिट ज़रूरी थी, वो चांसलर उसको निकालता था। और इसकी बुनियाद पर फिर वो केसेस वगैरह जो थे वो चलने लग गए, उसकी कैटेगराइज तय होने लग गई। और फिर स्लोली ये जो था, इसका बिगिनिंग हो जाती है आपके सब्सटेंटिव लॉ की, ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ की, ठीक है, जो एक रिट की बुनियाद पर और एक रिटन शुदा डाटा सामने आने लग गया हमारे। इसका जो करैक्टरिस्टिक था अर्ली सिस्टम का, उसमें ये था कि ये ज़्यादा प्रोसीजरल था, सब्सटेंटिव लॉ वगैरह नहीं थे इसमें, वो कम थे, ठीक है।
केस लॉ को एक कॉमन कल्चर का प्रॉब्लम समझा जाता था, ना कि एक कोई ख़ास प्रोफेशन या एक जिस तरह के प्रेसिडेंट की बुनियादों पर नहीं लिया जाता था। बेसिक रिकॉर्ड जो था वो भी नहीं रखा जाता था। सन 1100 तक जो था बेसिक रिकॉर्ड नहीं था और ना ही कोई प्रेसिडेंट था। हाँ, इनको कल्चरल बुनियादों पे काउंट किया जाता था कि ये कल्चरल मैटर्स हैं और कल्चर्स की बिना पर इनको सॉल्व किया जा रहा है। तो द मेन सोर्स ऑफ लॉ था उस दौर का वो किंग इटसेल्फ था, किंग हिमसेल्फ। वो जो चाहता था वो करता था। किंग और उसकी जो काउंसिल थी, अगर हम उस वक़्त की पार्लियामेंट की या इस तरह की बात करते हैं कि कानून का माखज़ क्या था, तो वो किंग और किंग की काउंसिल थी। अगर हम उस दौर में हाई कोर्ट की बात करते हैं कि उनकी हाई कोर्ट की क्या थी, तो वो भी किंग और किंग की काउंसिल थी। तो किंग के पास ही ज़्यादा इख्तियारात थे और उसकी जो काउंसिल थी, उसके जो मशीर वग़ैरह थे, वही मिलकर कानून साज़ी करते थे। अर्ली जो कोर्ट थी वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने लग गई, उसकी जुरिस्डिक्शन थी वो भी डिफरेंट होती थी और इसको मेडिवल रॉयल कॉमन लॉ कोर्ट भी कहा जाता था, कोर्ट ऑफ एक्सचेकर, जिसमें ये रेवेन्यू वगैरह के किंग के साथ जो मामलात होते थे वो चलते थे। एक कोर्ट ऑफ कॉमन पुलिस थी जो प्राइवेट एक्शन पे चलती थी। एक किंग्स का बेंच था जो काफ़ी पावरफुल होता था और पावर नीचे भी कभी ट्रांसफ़र कर देता था। और लोकल कोर्ट जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता फिर रॉयल कोर्ट में इमर्ज हो गई। स्टार्ट में जो लीगल प्रोफेशन था, ये नाइट्स वगैरह जो थे, जो कोर्ट के लिए लड़ने वाले, जो उसके जो ख़ास लोग होते थे वही होते थे और किंग उन्हें खुद अपॉइंट करता था। सन 1200 में जज उसको अपॉइंट किया जाता था। 1200 के बाद से जो कि जजों के साथ बैठने वाले लोग थे जिनका काफ़ी अदालतों का एक्सपीरियंस हो जाता था केसेस वगैरह देखने के। उसके बाद काफ़ी प्रोफेशनल सिस्टम आता है जिसमें एडवोकेट हमारे ये जो डेवलप होते हैं। तो सॉलिसिटर और बैरिस्टर दो नाम हमारे सामने आते हैं। जो लोग दूसरों को नेविगेट करते थे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर से, वो सॉलिसिटर, और जो अदालत में पेश होते थे केस लेके उनको बैरिस्टर कहा जाता था। उस दौर में दो तरह के जो होते थे वकील या एडवोकेट आप कह लें कि ज़रूरी होते थे। जो अरिस्टोक्रेट क्लास थी, अमीर लोग थे, वो अपना केस वगैरह रिप्रेजेंट करने के लिए, अदालतों में पेश होने के लिए स्पेशल उनके एडवोकेट थे। और बाकी दूसरा जो था वो ऐसे था कि वहाँ पे फ़्रेंच लैंग्वेज बोली जाती थी अदालतों में, तो फिर इसलिए उनको बाज़-औक़ात जो था साथ अपने वो जो बंदा साथ साथ उसको ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेटर की भी ज़रूरत होती थी। तो ये दो तरह के लोग होते थे जो अदालतों में अपना केस पेश करते थे, सॉलिसिटर और बैरिस्टर। तो मॉडर्न कॉमन लॉ का ओरिजिन लेट 1200 को समझा जाता है, जबकि जुडिशियल डिसीजंस को लिखना शुरू कर दिया। हमारे पास ईयर बुक्स आती हैं और सिर्फ इसमें फ़ैसलों को लिखा जाता था, केस की रीज़न्स और फैक्ट्स वगैरह नहीं लिखे जाते। मिड 1500 में इसके सब्सटेंटिव रूल्स कॉमन लॉ के और प्रिंसिपल हमारे सामने आने लग गए। लिखे हुए फ़ैसले जो थे वो जज मेड लॉ वो आ गए और सन 1800 में जज मेड रूल्स और जो प्रिंसिपल थे उनको मस्ट करार दे दिया गया स्टेयर डिसीजंस की सूरत में कि इनको लाजमी तौर पर देखा जाएगा कोई केस लड़ने के लिए। तो बॉटम लाइन जो हमारे पास कॉमन लॉ की आती है वो है जी कि कोर्ट डिसीजन नॉट स्टेटस फाउंडेशन ऑफ लीगल सिस्टम। कॉमन लॉ कोर्ट सिस्टम हैंडल्स केस एंड फॉल विदन रिट्स, यानी कि कानून जो बनाया जाएगा वो कोर्ट्स के डिसीजन की बना पे बनाया जाएगा। कोई लिखा हुआ कानून इससे पहले कोई और माखज़ नहीं होगा। और कॉमन लॉ में हर तरह की जो रिट होगी उसको इसके में पेश किया जाएगा, उसके ऊपर केस लड़ा जा सकता है। और सब्सटेंटिव लॉ जो हैं वो डिवेल्प्स टू डील विद ईच काइंड ऑफ रिट, ठीक है। और रेमेडी जो थी वो अक्सर औकात पैसों की सूरत में ही होती थी। और हाँ, अगर किसी का प्रॉपर्टी का मसला है तो प्रॉपर्टी भी दे दी जाती।